नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण बने हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज बहुत ही अच्छा से पीपीटी डिज़ाइन किए हैं फ्रेंड्स, तो इसे अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान का समय और परिस्थिति दोनों ही अच्छा चलता है ना, तो लोग भी उसे सम्मान की नज़र से देखते हैं और सम्मान करते भी है। लेकिन यही दोनों चीज़ अगर आपका विपरीत चलना शुरू हो जाए, यानी कि मतलब खराब समय चलना शुरू हो जाए और स्थिति आपका थोड़ा सा विकट हो जाए, तो लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल ये सही बात ही है। मतलब आप देखेंगे, ये हकीकत है कि सुख में सब कोई साथ देता है, दुख में लेकिन आपका कोई भी साथ नहीं देगा। चलिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहिए और हमेशा अड़ग रहिए ताकि लक्ष्य हमेशा छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे और किसने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन नंबर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर सी यूआईडीएआई। यूएआईडीएआई जो है, ये अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ ये हाथ मिलाया है टच स्क्रीन, क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन ये करने के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, यूआईडीएआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी इस सहयोग के द्वारा टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जाएगा। ठीक है, टचलेस मतलब बिना टच किए बायोमेट्रिक पंच लगेगा। ठीक है, इस सिस्टम की क्षमता होगी कि एक साथ कई फिंगरप्रिंट को कैप्चर कर सकेगा। मतलब एक साथ कई फिंगरप्रिंट इसमें कैप्चर होंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद इस सिस्टम के माध्यम से लोग अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम के प्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रमाणित किए जाएंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह सिस्टम यूडीआई यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर हासिल करने की एक महत्वपूर्ण कदम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यूआईडीए ने बॉम्बे के साथ मिलकर एनसीईटीआईएस के साथ सहयोग किया है और इस सहयोग के द्वारा संयुक्त अनुसंधान और विकास किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर यूआईडीएआई की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसी के द्वारा आधार कार्ड बनाया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एकमात्र मतलब ये है। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। इसका जो स्थापना है 28 जनवरी 2009 को किया गया था और इसका जो फाउंडर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो सीईओ है डॉक्टर सौरभ गर्ग है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे कब कब क्या हुआ था ये हमने आपको दे दिया है। 2009 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2010 में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, 2011 में 10 करोड़ लोगों के इसमें कैप्चर हो गया था आधार कार्ड बनना। ठीक है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप लोग स्लाइड में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, देखिए अभी ये है अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे याद कर लीजिएगा। और वर्तमान में अभी नीति आयोग के सीईओ जो हैं ये श्री वी सुब्रमण्यम है, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि परमेश्वरन अय्यर के जगह पे ये अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए यूआईडीएआई ये किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? तो ये माइटी मंत्रालय के अंडर में काम करता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके भी जो मंत्री हैं वो पीयूष ये अश्वनी वैष्णव है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी आर के सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी रविशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखिए केंद्रीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली मंत्री, वो अभी आर के सिंह है, जो कि आरा बिहार से सांसद है, इसे याद कर लीजिएगा। और इन्हीं के द्वारा अभी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। SEEI का फुल फॉर्म होता है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स,
इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2021-22 का ये डेटा है और इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ये टॉप में आया है। और इसको अंक कितने मिले हैं? 60 अंक हासिल हुए हैं इन सबको। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब ये 4 राज्य हैं जो कि 50 से 60 के बीच में रहे हैं ये अचीवर श्रेणी में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने अपने समूहों में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के मुताबिक अधिक सुधार किया गया है, इसे भी याद कर लेना है। ठीक है, देखिए स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो है ये कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना जो है ये फ्रंट रनर अप रहा है। अगर 2020 की बात करें, 2020 की, तो इसमें कर्नाटक टॉप पे था और राजस्थान सेकंड पे था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी प्राग, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व का सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में भारत का एकमात्र शहर है वो है मुंबई, ये इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, टाइम आउट ने दुनिया के सबसे अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी किया है। इस सूची के अनुसार जर्मनी के बर्लिन, देखिए ये जर्मनी के बर्लिन जो है ये नंबर 1 पे रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। और इस सूची में चेक गणराज्य चेक गणराज्य जो देश है उसका जो राजधानी प्राग है वो दूसरे स्थान पर रहा है। मुंबई भारत का एकमात्र शामिल है जो कि इस सूची में शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोक्यो जो है वो तीसरे स्थान पर है। इस सूची में दुनिया का 50 शहरों में से तैयार की गई, जिसमें से 20,000 लोगों से अधिक स्थानीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर उनकी राय पूछी गई थी। ठीक है, इस सर्वे के मुताबिक बर्लिन के सबसे विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसे याद कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का भी कौन है। तो एलजी ने सानासर में जम्मू के कौन से ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, ऑप्शन नंबर डी चौथे। तो अभी एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में सनासर में पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ये गार्डन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है लेकिन अभी पब्लिक के लिए इसे खोल दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये काम किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनोज सिन्हा ने पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है और इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये जम्मू संवर्ग के लिए ये पहला पार्क है, इसे याद कर लीजिएगा। उप राज्यपाल ने 25 विभिन्न किस्मों में 2.75 लाख ट्यूलिप बल्बों के साथ 40 कनाल में फैला उद्यान पर्यटन और व्यापार गतिविधियों के लिए प्रदान करेगा। जम्मू की पर्यटन क्षमता इसकी मायने क्या है? अद्वितीय है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह मौजूदा ट्यूलिप गार्डन का विस्तार है जिसे 2 साल पहले 4 कनाल जमीन पर स्थापित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। 2 साल पहले ही ट्यूलिप गार्डन का, और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नया उद्यान प्रस्तावित गोल्फ कोर्स और वर्तमान झील के बीच स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें सारा चीज़ ये कहानी बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये मनोज सिन्हा जी हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए, आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर के ही केसर को भी जीआई टैग मिला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का कौन सा संस्करण जारी किया? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत ने भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी संस्करण का पहला संस्करण लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और लॉन्च कौन किया है? तो भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा ये किया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में इसका संविधान का डोगरी भाषा का क्योंकि डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और उसी भाषा में जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो दूसरे भाषा में अनुवाद है वो है डोगरी भाषा, इसे याद कर लीजिएगा। डोगरी भाषा से केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, इसे याद कर लीजिएगा। 22 दिसंबर 2003 को डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डोगरी भाषा सबसे पहले लिखित संदर्भ पूरा नाम डोगर का उपयोग करके नूह सिपिर द नाइन्थ हेवेंस में पाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा
ये इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। डोंगरी संस्कृत वेदों की 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान में से एक है और इस 7 दशकों से अधिक समय तक भारत की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शक किया है। आज भी हम लोग जो भी भाषा में पढ़ते हैं वो सब सारा चीज़ क्या है, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम लोग नियम कानून को फॉलो करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स किरण रिजिजू रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोंगरी भाषा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में किस राज्य में नई मेंढक प्रजाति ओमोलोप्स सीजू की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसे यहाँ पे ये मेघालय में खोजा गया है ओमोलोप्स सीजू। ये भारतीय मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है और ये मेघालय में खोजा गया है। और ये है क्या, तो ये एक मेंढक की प्रजाति है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शोधकर्ताओं के मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जो है, गारो खासी जंतिया जो हिल्स है वो मेघालय में स्थित है। उसी में एक गुफा में ये मेंढक पाया गया है जिसका नाम है ओमोलोज सिजू, इसे याद कर लीजिएगा, ये एक प्रकार का मेंढक है। ठीक है, और अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1916 को किया गया था। ये हेडक्वार्टर कोलकाता में है और पहली महिला डायरेक्टर है धृति बनर्जी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये किसके पेरेंट, इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन के लिए सरकार की कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए गरुड़ एरोस्पेस ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, और इसे अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसे कृषि सब्सिडी प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। तो इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए गरुड़ एरोस्पेस 11 अप्रैल 2023 को अपने कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इसे कृषि, देखिए एग्री मतलब एग्रीकल्चर ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बना है। इसके सीईओ कौन है, तो अग्निश्वर जयप्रकाशन, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किसानों के ड्रोन खरीदने के लिए मोदी सरकार देगी 50% का सब्सिडी और 5 लाख रुपया। कहीं कहीं जगह पे ऐसा दिया हो कि 5 लाख या 10 लाख का सब्सिडी मिलेगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, है ना। देखिए फर्स्ट एवर इंडियन ड्रोन स्टार्टअप एट दावोस 2023, और यहाँ पे देखिए धोनी को इसलिए हम लोग लगाए हैं क्योंकि धोनी जो है ये धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। धोनी ने किसान ड्रोन को भी किया लॉन्च, इसे याद कर लीजिएगा, और ये बैटरी से चलने वाला है। इससे क्या होगा कि खेती करने में कोई भी जो हम लोग फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं उसको छिड़कने में आसानी होगा, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन से 2 शहरों जुड़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली मेरठ। तो देखिए ये भारतीय जो रैपिड हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रांजिट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये अभी दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। दिल्ली और मेरठ आपस में जुड़ेंगे इससे। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम NCRTC ये जो है ये दिल्ली में 11 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई थी, दिल्ली मेरठ के बीच ये चलेगा। अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? विनय कुमार सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा। NCRT के, इसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसे याद कर लीजिएगा, और ये दिल्ली मेरठ के बीच में चलेगा सेमी हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 11 अप्रैल 2023 को गोंड पेंटिंग को किस राज्य ने अपना GI टैग प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो गोंड पेंटिंग जो है अभी मध्य प्रदेश को मिला है इसका GI टैग। गोंड पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। कब मिला है? 11 अप्रैल 2023 को, इसे याद कर लीजिएगा। गोंड पेंटिंग
ठीक है। देखिए उसके बाद इस पेंटिंग को हम दिखाएंगे तो ये पेंटिंग ऐसा दिखता है, जो कि यहाँ के गोंड आदिवासी के द्वारा ये चित्रकला किया जाता है। विदेशी पंख और इस प्रकार का ये गोंड पेंटिंग है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी विश्व पार्किंसन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो पार्किंसन जो दिवस है 2023 की थीम जो है ये ऑप्शन नंबर ए #Take64PD ये है इसका थीम। हेल्थ फॉर ऑल आपको मालूम होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है, और वन हेल्थ वन फैमिली ये विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? #Take64PD, इसे याद कर लीजिएगा। पार्किंसन जो रोग है ये क्या करता है? देखिए यह पार्किंसन को चिकित्सा स्थिति के रूप में पहचानने वाले चिकित्सक हैं, ठीक है। और ये पार्किंसन जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती इस दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 अप्रैल 1997 को विश्व पार्किंसन दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 11 मतलब WHO के द्वारा। 7 अप्रैल 1948 को WHO का क्या बोलते हैं स्थापना हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसीलिए स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? दिमाग के तंत्रिका कोशिका नुकसान डोपामाइन को नुकसान पहुंचाता है। इसका जो डोपामाइन का स्तर है उसको गिरा देता है, इसे याद कर लीजिएगा। और शरीर में कंपन और हाथ में कंपन होने लगता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। पार्किंसन अक्सर किसी एक हाथ में कंपन के साथ शुरू होता है और अन्य लक्षणों में धीमी गति, कड़ापन और संतुलन खोना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, दवाई पार्किंसन का इससे रोकथाम हो सकता है पार्किंसन का। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और आई होप आपका आज का प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इससे भी ज़्यादा और हम लोग इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इसका क्वालिटी आपको अच्छा मिलते चला जाएगा। ठीक है, और देखने को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के साथ और भी हम लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।